तो अब देखो अपना नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है कौन सा, 80EE, 80EE का। वो जो सेक्शन आ रहा है वो किसका आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैंने कोई लोन लिया था, वो जो लोन लिया था उस पे मैं इंटरेस्ट पे करना जा रहा हूँ, पे करने जा रहा हूँ, तो उसको मेरे उसकी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी, किसकी, इंटरेस्ट की। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में भी डिडक्शन मिलती थी इंटरेस्ट की, और यहाँ पे भी डिडक्शन आ गई, और 80C में भी हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमें डिडक्शन मिलती थी। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है वो देखो, सबसे पहले वो सुनो। हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी वो एक लिमिटेड डिडक्शन मिलती थी। मीन्स अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उस पे हम मैक्सिमम डिडक्शन कितनी अवेल कर पाते थे हाउस प्रॉपर्टी में, मैक्सिमम हम 2 लाख रुपए डिडक्शन ले पाते थे। लेकिन अगर किसी एसेसिन ने प्रीवियस ईयर में 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट पे किया हो तो 2 लाख की तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाएगी, और 2 लाख तो एक्सेस अमाउंट रहेगी उसकी यहाँ पे 80 में डिडक्शन मिल जाएगी। मीन्स जो 2 लाख, सबसे पहले तो सेट कहाँ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हाउस प्रॉपर्टी में देखो वहां डिडक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर वहां मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो दो उसको, अगर वहां पे पूरी क्लेम नहीं हो पा रही है तो बाकी को यहाँ पे लाकर दो। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक 80C में भी इसका कुछ पढ़ा था। 80C में क्या पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया था, उस लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी हम प्रिंसिपल अमाउंट चुका रहे थे तो उस प्रिंसिपल अमाउंट की हमें डिडक्शन मिलती थी। कहाँ पे, 80C। और अब 80 में क्या आ रहा है कि वापस से हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल रही है। तो देखो क्या बता रहा है, क्या कौन कौन सी कंडीशन बता रहा है। जैसे मैंने हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी पे पिछले साल 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुकाया, 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुका है, तो 2 लाख रुपए की तो मेरे को हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिल जाएगी। कौन सी सेक्शन में, 24B में मिल जाएगी। और जो रिमेनिंग 50,000 रहेगा उस 50,000 की मैं डिडक्शन क्लेम कर लूंगा कहाँ पे, 80EE में क्लेम कर लूंगा। अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चुकाए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए वो तो वही हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम कर लूंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी होती है और कौन कौन एलिजिबल होता है 80EE के एक के लिए। तो सबसे पहले एलिजिबल एसएससी बता रहा है हमें, एलिजिबल कौन है इस सेक्शन के लिए। तो एलिजिबल कौन बता रहा है, इंडिविजुअल बता रहा है। इनको देखो याद करना, सब में अलग अलग आ रहा है, कहीं पे इंडिविजुअल आ रहा है, कहीं पे इंडिविजुअल और एचयूएफ आ रहा है, कहीं पे रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ आ रहा है, तो इनको ध्यान में रखना। तो इस सेक्शन के लिए एलिजिबल कौन रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा। अब उसको कंडीशन कौन कौन सी पूरी करनी पड़ेगी इस सेक्शन की डिडक्शन लेने के लिए, उसको डिडक्ट कौन कौन सी करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो बता रहे हैं कि लोन सैंक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 21। जो भी उसने लोन लिया वो कब से कब तक लिया हुआ होना चाहिए, वो लोन होना चाहिए हमारा 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 21, इन ईयर के बीच का हमारा वो लोन चाहिए। जो भी लोन लिया है, जो भी इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं जिस लोन पे, वो लोन कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 19 के बाद और 31 मार्च 21 के पहले का। अगर 1 अप्रैल 19 से पहले का वो लोन लिया हुआ है तो उसकी डिडक्शन हमें हमें इस सेक्शन में नहीं मिलेगी। ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या बता रहा है, हमें स्टाम्प ड्यूटी के बारे में बता रहा है कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमने लोन लिया था उस हाउस प्रॉपर्टी की स्टाम्प ड्यूटी कितनी होनी चाहिए, वो 45 लाख तक होनी चाहिए। मीन्स 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड RS 45 लाख, 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या बता रहा है कि द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन, जिसने लोन लिया है, डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस, उसका खुद का कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, जिस डेट को वो लोन ले रहा है उस डेट को उसका खुद का रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है कोई एसएससी, तो ही उसे इस सेक्शन की डिडक्शन अलाउ होगी। अब बताओ, अब कितनी अलाउ होगी उसके बारे में नहीं आया। उसकी डिडक्शन अनलिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड मीन्स, सॉरी अनलिमिटेड नहीं होगी इसमें, अनलिमिटेड नहीं होगी इसमें। कितनी बता रहा है कि जितना भी उसने इंटरेस्ट पे किए पेड किया एक तो, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की।
तो इट मीन्स सेक्शन डबल ई ए में कितनी डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट चुकाया, तो 3 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो मैं कहाँ पे ले लूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ले लूंगा डिडक्शन, और 1 लाख रुपए की कहाँ पे ले लूंगा, यहाँ पे ले लूंगा 80 डबल ई ए में ले लूंगा। अगर यही मेरा 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट होता तो 2 लाख तो वहां ले लेता और 1.5 लाख यहाँ ले लेता, मीन्स 50,000 रुपए का इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाता। ठीक है। दूसरा, इसको कंपेयर किससे करना है, इंटरेस्ट पेड। अगर मैंने इंटरेस्ट ही 50,000 रुपए का पे किया है तो 50,000 की मिलेगी, अगर 2 लाख का पे किया है तो मेरे को 1.5 लाख की मिलेगी। ठीक है। यस सर। उसके बाद देखो दूसरा सेक्शन आ रहा है अपना 80 डबल ई बी। ये किसके बारे में आ रहा है, ये आ रहा है देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। आजकल देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत चल रहे हैं, जैसे इवन स्कूटी बाइक वगैरह सब इलेक्ट्रिकल आ गए। उस आई थिंक ये ऑटो वगैरह भी आ गए, गाड़ी वगैरह भी आएगी, आ गई। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा है, कौन सा इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदा है, तो उस पे जो भी हमने लोन लिया था और उस लोन पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन हमें मिल जाएगी। वो और कितनी मिलेगी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेगा वो देखो। सेक्शन 80 डबल ई बी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। कोई भी लोन लिया उस पे इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, किसके लिए लोन लिया, परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इलेक्ट्रिक कोई व्हीकल खरीदने के लिए हमने कोई लोन लिया है, उस पे हम इंटरेस्ट पे करने जा रहे हैं। तो अब देखो एलिजिबल कौन रहेगा, एलिजिबल वही रहेगा इंडिविजुअल हु परचेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जिसने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है वो कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, वही इस से डिडक्शन के लिए एलिजिबल एसएससी रहेगा। अब कंडीशन है कुछ, कौन कौन सी कंडीशन है वो पूरी करेंगे तो ही हमें ये डिडक्शन अलाउ होगी। कंडीशन बता रहा है द डिडक्शन शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कि इस डिडक्शन के लिए में कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, द लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी लोन लिया वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ होना चाहिए, मीन्स बैंक वगैरह से लिया हुआ होना चाहिए। ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 23। ये डेट आई थिंक वो ऊपर वाली आ गई, हाउस प्रॉपर्टी वाली सेम डेट आ गई, कि जो भी लोन लिया वो कब से कब तक होना चाहिए, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 23 तक अगर हमने कोई लोन लिया है तो उसी पे जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसी की हमें डिडक्शन मिलेगी। और कितनी डिडक्शन मिलेगी, जितना इंटरेस्ट का पेमेंट किया और मैक्सिमम 1.5 लाख। जैसे मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, कब लिया था, 1 अप्रैल 19 के बाद लिया था, और प्रीवियस ईयर में मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ, कितना, 2 लाख रुपए का। तो मेरे को डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, इंटरेस्ट पेड और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। तो मैं पे कर रहा हूँ 2 लाख और मैक्सिमम कितनी है, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की मिल जाएगी। अगर मैं प्रीवियस ईयर में कितना पे कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए और 1.5 लाख, तो मेरे को मिल जाएगी 1 लाख रुपए की डिडक्शन। बट कंडीशन ध्यान में रखना कि जो लोन है वो अपना कब से कहाँ तक का होना चाहिए, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 23 तक का वो लोन होना चाहिए। बोलो कोई डाउट है तो इसमें। नहीं सर। कोई भी डाउट अगर माइंड में चल रहा हो तो क्वेश्चन क्रिएट किया करो माइंड में कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उसके बाद देखो अपना सेक्शन आ रहा है 80 जी। 80 जी तो देखो अभी टाइम से पहले होगा नहीं, तो 80 जी से पहले छोटे सेक्शन लेते हैं हम, 80 को आफ्टर ब्रेक करेंगे। 80 जी से पहले हम लेते हैं 80 डबल जी। कौन सा ले रहे हैं, 80 डबल जी ले रहे हैं। अब देखो ये भी हाउस से रिलेटेड आ गया। अब यहाँ देखो हाउस के लिए कितनी डिडक्शन मिलती है हमें, उन 80 डबल जी किसके लिए मिल रही है, रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड। अगर जैसे मैंने, मेरा घर है वो किराए पे ले रखा है, खुद घर नहीं है, तो किराए पे ले रखा है तो मैं क्या करता हूँ, उसका रेंट का पे करता हूँ, रेंट का पेमेंट करता हूँ। तो जो भी रेंट मैं चुकाता हूँ उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, कितनी कैसे मिलेगी वो देखते हैं अब। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट पेड। अगर मैंने प्रीवियस ईयर में कोई भी हाउस रेंट का पेमेंट किया तो उसकी डिडक्शन मिलेगी मुझे। कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी, सबसे पहले तो दिस डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल ओनली। किसको मिलेगी, ओनली इंडिविजुअल को मिलेगी।
ओनली कब मिलेगी, इफ ही इज नॉट रिसीविंग एचआरए। एचआरए का नाम सुना होगा आपने कहीं तो। अगर मुझे एचआरए नहीं मिल रहा हो, सैलरी एड में सुना होगा ना, यस अगर सर। मुझे एचआरए नहीं मिल रहा है तो जो भी मैं रेंट पे करूंगा उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। एचआरए नहीं मिल रहा तो, एंड ही मेड एनी पेमेंट ऑफ रेंट ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैंने ईयर के दौरान कोई भी रेंट का पेमेंट किया है तो, ऑफ रेजिडेंशियल हाउस का पेमेंट किया है तो, डिडक्शन इज अलाउड फॉर द मिनिमम ऑफ फॉलोइंग थ्री, इनमें से जो भी लोअर रहेगी उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और वहां पे मेरा खुद का घर नहीं है, मैंने किराए पे घर ले रखा है, और वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपए का पर मंथ रेंट पे कर रहा हूँ और मुझे कंपनी की तरफ से कोई भी एचआरए नहीं मिल रहा है, तो इसी सिचुएशन में मुझे कितनी डिडक्शन मिलेगी। ध्यान रखना मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 10,000 रुपए। तो अब देखो इनमें से कौन कौन सी कंडीशन बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो देखो कौन कौन सी कंडीशन बता रहा है और कौन कौन सी सिचुएशन में हमें लोअर अमाउंट लेनी है। एक तो अब मैं बता रहा है फिक्स। फिक्स कौन सी बता रहा है, 5,000 पर मंथ। मीन्स मैक्सिमम तो कितना हो सकता है, 60,000 का हो सकता है। ए पॉइंट में तो ये हो गया 60,000 मैक्सिमम, या फिर 5,000 पर मंथ का हो गया। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। जीटीआई का मैंने आपको बताया था कि जीटीआई क्या क्या होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरी जीटीआई है जैसे 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 25% कितना हो गया, 25% हो गया बी में 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए ये हो गया मेरा। थर्ड सिचुएशन कौन सी बता रहा है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एक्चुअल मैंने कितना पे किया, 10,000 पे किया। 10,000 मीन्स पूरे ईयर का कितना, 120। 120 में से लेस कर दो कितना, 10% ऑफ जीटीआई। जीटीआई कितना है, 10 लाख। 10 लाख का 10% लेस कर दो, 1 लाख। 1 लाख। तो सी पॉइंट की अमाउंट कितनी आ गई हमारी, वो आ गई 20,000। अब इन तीनों में से जो लोअर रहेगी उसकी मेरे को 80 में डिडक्शन मिल जाएगी। लोअर कितनी है, 20,000 है, तो 20,000 की डिडक्शन मिल जाएगी मेरे को। ठीक है। यस सर। अगर इसी क्वेश्चन में मेरी जीटीआई कितनी रहती, 5 लाख रुपए रहती, तो 5 लाख रुपए रहती तो ए पॉइंट तो अपना सेम रहता, बी पॉइंट में चेंज होता। बी पॉइंट में चेंज क्या होता है, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, वो कितना हो जाता, 125 हो जाता, वो 1,25,000 हो जाता। ठीक है। और सी पॉइंट में क्या हो जाता है, रेंट पेड मैंने 10% ऑफ सैलरी, रेंट कितना 120 का पे किया मैंने, वो 10% ऑफ जीटीआई। जीटीआई कितनी है, 5 लाख, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, तो 50,000 लेस करता तो मैं कितना आता, 70,000। अब इन तीनों में से लोअर देख लो कौन सा आ रहा है, लोअर आ रहा है अपना 60,000, तो 60,000 के रेंट की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो एडजस्टेड जीटीआई का मीनिंग क्या बता रहा है हमें, एडजस्टेड जीटीआई का मीनिंग देखो क्या बता रहा है। एडजस्टेड जीटीआई मींस जीटीआई ग्रोस टोटल इनकम, जो भी ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से लेस कर देना है क्या, एक तो एलटीसीजी कर देना है। एलटीसीजी दोनों 112 और 112 कैपिटल ए वाला दोनों लेस करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने जो एग्जांपल लिया था उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे तो वो उसको लेस कर देना है। दूसरा किसको लेस कर देना है, एसटीसीजी 111 ये वाला लेस कर देना है। ओल्ड डिडक्शन, और कौन सी डिडक्शन को लेस कर देना है, जो एक्सेप्ट 80 इस डिडक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी डिडक्शन है उन सबको लेस करने के बाद जो इनकम आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीटीआई हो जाएगी। जैसे हमने क्वेश्चन एग्जांपल में कितना लिया था, 10 लाख। एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए लिया था, तो 10 लाख रुपए में फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए का मेरा एलटीसीजी हो गया, 1 लाख रुपए का मेरा 111A वाला हो गया, और 2 लाख रुपए की मेरी 80 के अलावा जो डिडक्शन है वो हो गई, तो मेरी जीटीआई कितनी हो जाएगी, इन तीनों को इसमें से लेस कर दो, 2 3 4, 4 लाख को छह लेस कर लाख देंगे तो 6 लाख रुपए मेरी जीटीआई निकल के आ जाएगी। अब बोलो कोई डाउट है तो किसी को, बोलो किसी को कोई डाउट है तो।
नो सर। उसके बाद देखो अपना आ रहा है सेक्शन कौन सा, 80 है। ये अभी देखो अपनी एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसको क्रॉस लगा सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आ रहा है हमारा सेक्शन कौन सा, उसके बाद आ रहा है 80 जीजीबी। तो 80 जीजीबी में क्या बता रहा है हमें, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई भी एसएससी एसएससी कोई भी कौन एलिजिबल बताएगा वो देखेंगे। तो एसएससी इसमें एलिजिबल रहेगा इंडियन कंपनी। अगर कोई भी इंडियन कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रही है, मींस डोनेट कर रही है किसको, या तो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी हो सकती है, बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, या फिर एनी अदर पार्टी। अगर कोई इंडियन कंपनी इन पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रही है या डोनेशन दे रही है, तो उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो इसमें देखो बता रहा है कितनी मिलेगी। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू, सबसे पहले तो कौन आ रहा है, एलिजिबल पर्सन कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इंडियन कंपनी आ रही है, यहाँ पे इंडियन कंपनी इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल रहेगी। इफ ही मेड, अगर उस इंडियन कंपनी ने मेड किया है पेमेंट ऑफ एनी सम, किसी भी सम का पेमेंट किया है ड्यूरिंग द ईयर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, हो सकता है बीजेपी को, हो सकता है कांग्रेस को, ठीक है ना, या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को, या फिर कोई भी इलेक्शन का ट्रस्ट बना हुआ है उस ट्रस्ट को पेमेंट किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, तो जितना भी उसने अमाउंट का पेमेंट किया है, जितना भी हो सकता है, इंडियन कंपनी ने 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया हो सकता है 10 लाख रुपए का किया हो, वो पूरा का पूरा ही उसे क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए बस कंडीशन एक है, वो कौन सी, देखो ये जो बोल्ड हो रखा है ये कंडीशन है कि जितना भी कंट्रीब्यूशन किया वो केस में नहीं होना चाहिए, मीन्स अदर देन केस होना चाहिए। बोल्ड में अपन को क्या बता रहा है, नो डिडक्शन विल बी अलाउड, कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगी इफ पेमेंट इज मेड इन केस, अगर जो भी कंट्रीब्यूशन या पेमेंट किया गया है वो केस में किया गया है तो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने अदर देन केस पेमेंट किया है कितना, 10 लाख रुपए का, तो जल्दी बताओ कि कितनी डिडक्शन मिलेगी मुझे। आज सुप्रिया कितनी डिडक्शन मिलेगी, क्लास ओवर होने वाली है, जल्दी बताओ। अरे इसमें देखो यहाँ पे आया नहीं था क्या, एनी सम, जितना भी उसने पेमेंट किया उस पूरे पेमेंट की उसे डिडक्शन मिल जाएगी, बस कंडीशन एक होनी चाहिए। कंडीशन कौन सी, एक तो जो पेमेंट कर रहा है वो या कैश में कंट्रीब्यूशन कर पेमेंट रहा ना है हो। वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, दूसरा जो भी कंट्रीब्यूशन डोनेशन किया तो उसको डेन मिलेगी, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, और कौन कौन से सर्टेन फंड है वो बता रहा है। इफ ही मेड, अगर उसने किया है एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट एज डोनेशन, डोनेशन के रूप में किया, टू स्पेसिफाइड, किसी स्पेसिफाइड फंड में डोनेशन दिया है, एज लिस्टेड बिलो, जो हमें नीचे बता रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये डिडक्शन हमें अलाउ हो जाएगी। हालांकि हाउ एवर पेमेंट अबव Rs 2000 इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन अदर देन केस, मीन्स अगर 2000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन हमने केस में दे दिया तो वो डिडक्शन नहीं मिलेगी। 2000 रुपए तक का तो हम डोनेशन किस में, केस में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिडक्शन लेनी है तो 2000 से ऊपर का जितना भी पेमेंट रहेगा वो अदर देन केस में होना चाहिए, ठीक है। दीज फंड आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, ये जो सर्टेन फंड है इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। दो कैटेगरी में कौन सी, एक फर्स्ट कैटेगरी तो वो रहेगी जिसमें कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, मीन्स जितना भी हमने डोनेशन दिया पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए अलाउड हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी रहेगी, दूसरी कैटेगरी पे एक लिमिट रहेगी कि इस लिमिट तक हम डिडक्शन ले। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, कैटेगरी फर्स्ट की, जिसमें कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी हम डोनेशन देंगे पूरा का पूरा हमें डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। तो उसमें कौन कौन से सर्टेन फंड बता, देखो सर्टेन फंड कौन से आ रहे हैं, लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ, या फिर ये फंड है, अगर इनमें हम क्या करेंगे, कोई भी डोनेशन देंगे तो हमें डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखो कौन से फंड में कितनी डिडक्शन, जैसे शुरू फंड तो ऐसे बता रहा है में हमें मिलेगी 50%,
जितना हमने डिडक्ट डोनेशन दिया उसका 50% हमें रिटर्न मिल जाएगी। जैसे मैंने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया तो मुझे 50,000 की रिटर्न मिल जाएगी। 5 लाख का दिया तो 250,000 की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कैश में डोनेशन दे दिया 5 लाख का तो मुझे बिल्कुल भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। 2,000 का कैश में भी डोनेशन दिया है तो डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखो कौन सा बता रहा है सर्टेन फंड। एक तो बता रहा है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, एक अपने जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक फंड बना हुआ है, अगर उसमें डोनेशन कर दिया एक तो। दूसरा बता रहा है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, एक ये प्राइम मिनिस्टर का बनाया हुआ ड्रॉट रिलीफ फंड है। तीसरा बता रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, और चौथा बता रहा है राजीव गांधी फाउंडेशन। ये 4 फंड ऐसे फंड है, अगर इनमें हमने कोई भी डोनेशन किया है तो जितना भी डोनेशन किया है उसका 50% हमें डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे इनमें से मैंने प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में डोनेशन किया, कितना 5 लाख रुपए का किया, किसमें किया, अदर देन बाय वे ऑफ कैश किया, तो मेरे को कितनी डिडक्शन मिलेगी, 250 की मिलेगी। अगर ये ही 5 लाख का मैंने कैश में किया होता तो मेरे को बिल्कुल भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। तो ये 4 तो ऐसे फंड हैं जिनमें जितना भी कंट्रीब्यूशन या फिर डोनेशन करेंगे उसका 50% हमें डोनेशन के लिए डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। अब देखो 5वें से कुछ पॉइंट्स या फंड ऐसे आ रहे हैं जिनमें हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी। मीन्स जितना भी हम डोनेशन देंगे वो पूरा का पूरा में डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। देखो कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो आ रहा है नेशनल चिल्ड्रन फंड, दूसरा आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तीसरा आ रहा है स्वच्छ भारत कोष जो अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभी हाल ही में लागू किया गया था। उसके बाद आ रहा है क्लीन गंगा फंड, उसके बाद आ रहा है द नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज, ड्रग के लिए एक फंड बना हुआ है, उसमें अगर हमने डोनेशन दिया है तो। 10th आ रहा है नेशनल डिफेंस फंड जिसको अपन एनडीएफ बोलते हैं, और 11th आ रहा है पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड। तो 5 से 11 तक के हमें देखो नाम ले रहा है, नाम बता दिए यहाँ पे, लेकिन 12 से 22 तक के हमें नाम नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। वैसे उनमें भी 100% डिडक्शन मिलेगी। तो अब 100% डिडक्शन के लिए कौन कौन से फंड आ गए? नेशनल चिल्ड्रन फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ऊपर देखो ऊपर भी आया था एक प्राइम मिनिस्टर का, वो कौन सा था? वो तो ड्रोट रिलीफ फंड था। यहाँ पे आ रहा है नेशनल रिलीफ फंड। उसके बाद 7th वाला आ गया कौन सा? स्वच्छ भारत कोष। 8th आ गया क्लीन गंगा फंड। 9th आ गया नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज। 10th आ गया नेशनल डिफेंस फंड। और 11th आ गया अपना पीएम केयर फंड। पीएम केयर फंड मीन्स प्रधानमंत्री केयर फंड आ गया इसमें। तो अगर इनमें हमने 5 से 11 तक के किसी भी फंड में हमने डोनेशन दिया है तो जितना भी हमने डोनेशन दिया है उसकी पूरे की पूरी अमाउंट की हमें डिडक्शन मिल जाएगी। ऊपर वाले 4 में तो हमें जितना डोनेशन दिया उसका 50%, और नीचे वाले बाकी के जितने भी हैं उनमें हमें मिल जाएगी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। अब बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है तो। तो अब देखो अब आ रही है अपनी बी कैटेगरी। बी कैटेगरी कौन सी आ रही है? जिसपे एक लिमिट तक हमें डिडक्शन अलाउ होगी। वो लिमिट कौन सी बता रहा है वो देखो। ऑन विच लिमिट इज अप्लीकेबल आइटम नंबर 23 टू 29। जो भी आइटम नंबर हम 23 टू 29 पढ़ेंगे उसमें लिमिट वो कितनी रहेगी देखो। डोनेशन टू दीज टाइप ऑफ फंड, इस प्रकार के जो भी फंड है उनमें हम कोई भी डोनेशन करेंगे तो वो लिमिट रहेगी, उस पे कितनी लिमिटेड रहेगा? अप टू ये सर्टेन लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। मीन्स लिमिट कितनी हो गई? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। जैसे मैं 1 लाख, मेरी जीटीआई है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मेरी जीटीआई है, उसमें से मैंने डोनेशन कितने का कर दिया? 2 लाख रुपए का कर दिया, तो मेरे को डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10% ऑफ जीटीआई। तो जीटीआई कितनी है मेरी? 10 लाख रुपए जीटीआई है। इट मीन्स मैं 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकता हूँ। यहाँ पे लिमिट लगा रहा है कि जीटीआई का 10% से ज्यादा हम लिमिट डिडक्शन अलाउ ही नहीं कर सकते, अवेल ही नहीं कर सकते। अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि अगर मैंने 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया
या फिर डोनेशन किया, तो मेरे को 50,000 रुपए की पूरे की मिल जाती। मैंने 1.5 लाख का किया तो 1.5 लाख कंपेयर करो किससे, 10% ऑफ जीटीआई से। अगर वो जीटीआई के विद इन है तो उसकी पूरे की मिल जाएगी, अगर वो बियॉन्ड कर रहा है तो 10% की मिलेगी। तो 1.5 लाख का किया तो 10% कितना होता है, 10 लाख का 1 लाख। तो 1 लाख की 1 लाख और दूसरा कितना 1.5 लाख, इनमें से जो लोअर रहेगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, कितना 1 लाख रुपए की। अब देखो जीटीआई की कैलकुलेशन के बारे में बता रहा है कि Yes, sir. जीटीआई से कंप्यूट करेंगे। तो जीटीआई के बारे में बता रहा है कि ग्रोस टोटल इनकम, जो भी हमारी ग्रोस टोटल इनकम रहेगी उसमें से हम क्या करेंगे, एक तो एलटीसीजी, एक एसटीसीजी 111A, और एक ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G। ऐसी देखो अपन ने कंडीशन जीटीआई ऊपर भी पढ़ी थी, हाउस प्रॉपर्टी वाले में, हाउस का कोई रेंट चुकाया हो, तो वहां पे भी हमने यही जीटीआई कंप्यूट की थी। तो वहां पे डिफरेंस था, वो था सेक्शन का डिफरेंस था। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी वही सेम आ रहा है कि जीटीआई में से एलटीसीजी लेस कर देना है, एसटीसीजी ट्रिपल वन ए वाला लेस कर देना है, और ऑल डिडक्शन लेस कर देनी है एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G। इन तीनों का अगर हम लेस कर देंगे तो फिर जो भी हमारी इनकम आएगी उसे बोलेंगे एडजस्टेड जीटीआई बोलेंगे। ठीक है। ठीक है सर। अब उसके बाद देखो हमें सर्टेन फंड बता रहे हैं कि कौन कौन से फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें ये डिडक्शन मिलेगी। उसमें देखो, अब देखो 23 to 29 तक का नाम लिया था, ठीक है। जैसे 23 में कौन सा आ रहा है, इसमें देखो जो बोल्ड हो रखा है उसी को ध्यान में रखना, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि किसी भी चैरिटेबल पर्पज के लिए हमने कोई डोनेशन दिया, तो जितना भी डोनेशन दिया उसका 50%। अब देखो 50% ये निकालना किसका है, ये 50% निकालना उस कंपेयर करना है हमें 10% जीटीआई से। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डोनेशन कितने का दिया, 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया, लेकिन 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का मेरा कितना है, 1 लाख रुपए का आया, तो मेरे को डिडक्शन मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 1 लाख के। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितना भी हमें डिडक्शन मिलेगी उसका 50% कर लेंगे हम। मीन्स जो भी 10% एडजस्टेड जीटीआई का आया उसका 50% हमें डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लो इसका एक, मेरी एडजस्टेड जीटीआई है 10 लाख रुपए, मैंने कंट्रीब्यूशन कर दिया 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का डोनेशन दे दिया किसको, चैरिटेबल पर्पज के लिए। और अब देखो सबसे पहले तो 10% जीटीआई की लिमिट देखो कितना अलाउ कर सकते हैं, तो वहां पे कितना आया था, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो एडजस्टेड जीटीआई कितना है हमारा, 10 लाख है, तो 10 लाख का 1 लाख हो गया 10%। तो सबसे पहले तो इनमें कंपैरिजन करो कि इनमें से कितनी डिडक्शन अलाउ होगी। इनमें से लोअर कौन सा है, 1 लाख है, 1 लाख है। तो अब जो डिडक्शन मुझे इस 1 लाख की मिलने वाले उसका हमें डिडक्शन कितना मिलेगा, उसका हमें डिडक्शन मिलेगा ओनली 50%। मीन्स 1 लाख का 50%, 50,000 मुझे डिडक्शन के लिए अलाउ हो जाएगा। आया समझे। यस सर। अब दूसरा बता रहा है कि अगर मैंने किसी भी हाउस अकोमोडेशन के लिए कोई डोनेशन कर दिया तो उसके उस कंडीशन में भी मेरे को 50% डिडक्शन मिलेगी। किसी भी हाउस अकोमोडेशन के लिए मैंने डोनेशन दे दिया तो। तीसरा बता रहा है कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए दे दिया मैंने, डोनेशन दे दिया, तो इसी सिचुएशन में भी मुझे 50% की डिडक्शन मिलेगी। चौथा बता रहा है मैं कौन सा, किसी भी टेम्पल या मॉस्क या फिर गुरुद्वारा या फिर चर्च, इन सब के लिए मैंने कोई डोनेशन दिया है, किसके लिए, फॉर रिनोवेशन या फिर रिपेयर के लिए, तो मेरे को 50% की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। 50% कैसे निकालना है, वो जो ऊपर बताया ना उसी प्रकार से निकालना है कि मीन्स मैक्सिमम 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई का नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से जो भी हमारा लोअर आएगा उसका 50% या 100% हम काउंट करेंगे। तो टेम्पल या मॉस्क या गुरुद्वारा या चर्च के रिनोवेशन या रिपेयर के लिए कोई भी डोनेशन 50% मिलेगी। उसके बाद बता रहा है एनी अदर फंड या और भी कोई फंड या एनी इंस्टीट्यूशन विच विच सेटिस्फाई कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन 80G5, ये हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है।
उसके बाद देखो ऊपर वाले 5 में तो हमने कितनी लिमिट पढ़ी, 50% पढ़ी। अब यहाँ पे देखो 2 डोनेशन ऐसे बता रहा है, 2 कौन कौन से, एक तो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग का बता रहा है, दूसरा बता रहा है कि अगर किसी स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप को हमने कोई भी डोनेशन दे दिया तो उसकी 100%। इन दोनों सिचुएशन में हमें डिडक्शन कितनी मिलेगी, 100% मिलेगी। किस कौन कौन से में, एक तो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग पे हमने कोई भी डोनेशन दे दिया, दूसरा किसको बता रहा है, दूसरा बता रहा है हमें किसी भी स्पोर्ट्स एजेंसी को या एसोसिएशन को कोई भी डोनेशन दे दिया, तो इसी सिचुएशन में 100% हमें डिडक्शन मिल जाएगी। सर आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? आ रही है, बोलिए। सर कुछ कोई नहीं? डाउट है? नहीं सर। सर डाउट तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आएगा ना। हाँ उस टाइम तो आएंगे ये, कोई ना, उस टाइम भी सोल्व करेंगे। तो अब देखो अपनी नेक्स्ट डिडक्शन आ रही है, वो कौन सी आ रही है, 80G की पूरी सीरीज हमने पढ़ ली, 80G का भी पढ़ लिया, 80GG का भी पढ़ लिया, 80GGA भी पढ़ लिया, 80GGC भी पढ़ लिया। अब उसके बाद अपना सेक्शन आ रहा है 80JJA का, JJA का आ रहा है। ये किसके रूम में आ रहा है, ये देखो इसमें देखो लास्ट में एक नाम लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये सेक्शन आ रहा है अपना डिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम इसमें देखो क्या बताया कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJA इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन। एक तो हमें प्रॉफिट एंड गेन हुआ है किससे, कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कोई